तो हे गाइस आगे क्या होने वाला, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हिमानिया को क्या बचा पाएगा। जो भी चीजें होने वाली हैं गाइस इस एपिसोड में, भाई मजा आने वाला। होटल के अंदर जो चीजें होने वाली हैं कतई नेक्स्ट लेवल होंगे। वो गाइस मजा आएगा। आखिर होगा क्या, क्या आहन पहुंच पाएगा टाइम से, क्या बचा पाएगा हिमानिया को। तो गाइस जो भी होगा मजा आएगा आपको देखकर इस एपिसोड में। तो गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आखिर क्या होंगी वो चीजें, जो भी होगा मजेदार होगा, देखने लायक होगा। तो गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ध्यान से कर देना, क्योंकि गाइस आगे स्टोरी इस लेवल पे भी जा सकती है। शायद मैंने नहीं सोचा था, बट स्टोरी उस लेवल पे भी जा रही है, मतलब क्रॉस हो रखे लेवल। तो गाइस क्या होगा, क्या लगता है, जो भी चीजें होंगी इस एपिसोड में सच में दिल को टच कर जाएंगी और दिमाग को पूरा का पूरा घुमा के रख देंगी। मजा आएगा गाइस आपको इस एपिसोड को देखकर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर एपिसोड में होने क्या वाला है। तो गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलिए। जब मैनेजर ने हिमानी से पैसे देने की बात की तब हिमानी बहुत घबरा गई। सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी वजह से मैडम की ड्रेस खराब हो गई है, पर इसमें गलती इनकी भी है। इन्होंने बिना देखे चेयर पीछे कर ली, मैं उनसे टकराई और सूप गिर गया। हिमानी ने कहा, अच्छा अब तुम मेरी गलती निकाल रही हो। दो कौड़ी की लड़की मुझे बता रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। सानिया ने गुस्से में कहा, मैडम आप प्लीज शांत हो जाइए। मैनेजर ने कहा, कैसा स्टाफ है यहाँ का जिनमें कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है। सोनिया ने कहा, हिमानी अपनी फैमिली को यहाँ बुलाओ। मैनेजर ने कहा, सर मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। हिमानी ने कहा, तो फिर अपने डैड को बुलाओ। मैनेजर ने कहा, डैड नहीं है। हिमानी ने कहा, इसका ये ड्रामा तो चलता रहेगा, पुलिस को बुलाओ, मैं इसे जेल में भिजवाऊंगी। सानिया ने कहा। सानिया इस वक्त बहुत गुस्से में थी। उसकी ड्रेस भी खराब हो गई थी और वो जल भी गई थी। अब उसकी यश के साथ मीटिंग भी लेट होने वाली थी, क्योंकि वो ऐसी खराब ड्रेस में तो यश से नहीं मिल सकती थी। हिमानी तुम ना पैसे दे रही हो और ना ही अपने फैमिली को यहाँ बुला रही हो। अब मेरे पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैनेजर ने कहा, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, गलती मैडम की भी थी। अगर मैं जेल गई तो मेरी मॉम का ध्यान कौन रखेगा, प्लीज सर। हिमानी मैनेजर से रिक्वेस्ट करने लगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, गलती तुम्हारी थी, रेस्टोरेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैनेजर ने कहा। तभी हिमानी का फोन बजा। फोन पर आहन का नाम फ्लैश हो रहा था। हिमानी तुम कहाँ हो? आहन ने पूछा। आहन की आवाज सुनकर हिमानी रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू मोती की तरह गिर रहे थे। आहन भैया। हिमानी रोते हुए बस इतना ही बोल पाई, हिमानी क्या बात है? हिमानी को इस तरह रोता देख आहन का दिल बैठ गया। दरअसल वो सुमित्रा से मिलने आया था। तब सुमित्रा ने बताया कि दोपहर से ही हिमानी बिना बताए कहीं चली गई थी। उनको उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए आहन ने हिमानी को कॉल किया था। आहन भैया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी वजह से एक कस्टमर की ड्रेस खराब हो गई है और अब वो पुलिस बुलाना चाहती है। कहाँ हो तुम? मैं हिल सेज रेस्टोरेंट। हिमानी ने कहा, मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी वहां आता हूँ। आहन ने कहा और फोन रख दिया। आहन? सानिया ने रूखी आवाज में कहा, तो तुम्हारा उसके साथ कुछ चक्कर चल रहा है ना? सानिया ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आहन मेरे भाई जैसा है, आप हमें बदनाम नहीं कर सकती। हिमानी ने कहा, ये सब कहने की बात होती है, अनजान लड़की को कौन बहन मानता है और इसकी मदद करने पहुंच जाता है। पलक ने कहा, आज जहां तक बात बदनामी की है तो तुम जैसे लोग बदनामी ही डिजर्व करते हो। तुम्हारा नाम है ही कितना कि बदनामी हो। एक घर जमाई है और एक का बाप नहीं। सानिया ने कहा, घर जमाई? ये सुनकर हिमानी थोड़ा शॉक हो गई। वो जानती नहीं थी कि आहन शादीशुदा है। अरे इसका तो दिल टूट गया। लगता है आहन ने इसे बताया नहीं था कि वो शादीशुदा है और घर जमाई है। सोनिया ने कहा। उसने हिमानी का एक्सप्रेशन देख लिया था। मोहम, एक घर जमाई अपनी सच्चाई कैसे बता सकता है? मैं भी नहीं बताती। पलक ने कहा, अरे घर जमाई है तो क्या हुआ, आपसे तो 1000 गुना अच्छा है। हिमानी ने कहा। आहन के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर हिमानी को गुस्सा आ गया था। हमसे बेटर है? किस एंगल से हमसे वो बेटर है? नुकसान की भरपाई के लिए पैसे मांगू तो वो दे नहीं रहा, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मदद करने भी नहीं आएगा।
और अगर गलती से आ गया तो मैं आज उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, सानिया ने कहा। तभी अहान भागते हुए सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। जब वो वहां आया तब उसने देखा कि हिमानी रो रही थी और मैनेजर, सानिया और पलक और ध्रुव उसे घेर कर खड़े थे। हिमानी को ऐसे देखकर अहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। सानिया और पलक को वहां देखकर दो अहान आग बबूला हो गया था। अहान हिमानी के पास गया और उसे संभाला। आप हिमानी की क्या लगते हैं? मैनेजर ने पूछा। मैनेजर जानता था कि वो घर जमाई है, इसलिए उसने अहान से ज्यादा इज्जत से बात नहीं की। बड़ा भाई, अहान ने कहा। अच्छा, तब तो यह मामला आसानी से निपट जाएगा, मैनेजर ने कहा। तुम्हारी बहन ने जानबूझकर मेरी कस्टमर के ऊपर सूप गिरा दिया और उनकी 19,000 की ड्रेस खराब कर दी, तो अब आपको नई ड्रेस। मैनेजर अहान को समझ रहा था और समझा भी रहा था। चुप रहो, अहान ने मैनेजर की बात काटते हुए कहा। तुम जानते हो तुम कहाँ हो, मुझे चुप रहने के लिए मत बोलो। चुपचाप अपनी बहन के लिए हुए नुकसान की भरपाई करो, ये तुम्हारा मामला है, इसे निपटाओ, मैनेजर ने कहा। मैनेजर जान गया था कि अहान और सानिया एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उसने हिल से इस रेस्टोरेंट से इस मामले को अलग करना ही ठीक समझा। उसे अपने रेस्टोरेंट की रेपुटेशन बचानी थी। मैनेजर की ऐसी बातें सुनकर और हिमानी को ऐसे देखकर अहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मैनेजर को धक्का दिया और वहां पास में रखी टेबल से जा टकराया। सिक्योरिटी, मैनेजर जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। अहान ने मैनेजर की बात को इग्नोर किया और हिमानी के पास गया। तुम ठीक हो हिमानी? अहान ने कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, हिमानी ने कहा। फिर अहान ने सानिया की तरफ देखा। हिमानी से सूप गलती से गिरा था, आपको भी ध्यान रखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब हिमानी से माफी मांगो, अहान ने कहा। सूप उसने गिराया था, पर सिर्फ उसकी माफी से कुछ नहीं होगा, उसे मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी, सानिया ने कहा। आपने उसके इतने लोगों के सामने बेइज्जती की, उसका क्या? सूप तो गलती से गिरा था, पर आपने उसके साथ जो किया वो जानबूझकर किया था, इसलिए माफी मांगना आपको पड़ेगा, अहान ने कहा। भैया रहने दीजिए, मुझे इनकी माफी नहीं चाहिए, मुझे इस मैटर को खत्म करना है। मॉम भी हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, हिमानी ने कहा। देखो दोनों को एक दूसरे को कितनी चिंता है, कुछ तो बात जरूर है, पलक ने कहा। सानिया, मैं आखिरी बार बोलूंगा, हिमानी से माफी मांगो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं होगा, अहान ने कहा। वो सानिया से बात नहीं करना चाहता था, पर सानिया बार बार उसे ऑफेंड कर रही थी। तुम जैसा फटीचर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, खुद को बहुत हीरो समझते हो क्या? जीरो हो तुम, जीरो, सानिया ने कहा। अहान खुद को सानिया पर हाथ उठाने से बहुत कंट्रोल कर रहा था। उसने गुस्से में टेबल पर पड़ी ग्लासेस, प्लेट्स और बॉटल्स तोड़ना शुरू किया। ये क्या कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए? सानिया चिल्लाई। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, मैनेजर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। इसे इतना मारो कि हमेशा याद रखे, मैनेजर ने गार्ड से कहा। मैनेजर अहान को जान से मार देना चाहता था। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अहान पर हमला करने के लिए तैयार हुए। अब तुम कैसे? पलक सोच ही रही थी कि इतने में एक गार्ड उसके पास वाली टेबल पर आकर गिरा। पलक डर के मारे 3 कदम पीछे गई। कुछ सेकंड्स में वहां मौजूद 7-8 सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर थे और दर्द में कराह रहे थे। पूरे सराउंडिंग में शांति थी। पिन गिरने तक की आवाज भी आराम से सुनाई दे सकती थी। रेस्टोरेंट के मैनेजर की आंखें बड़ी हो गई थी। इतना साधारण दिखने वाला लड़का इतना ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड्स को ऐसे कैसे हरा सकता था? सानिया और पलक के माथे पर भी पसीना आ गया था। अहान में इतनी ताकत थी, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन सिक्योरिटी गार्ड से डील करने के बाद अहान सानिया के सामने जाकर खड़ा हो गया। यूजलेस, तुम जानती हो कि मारपीट करना कानून के खिलाफ है, सानिया ने कहा। सानिया के पैर कांप रहे थे, पर फिर भी उसने कॉन्फिडेंस में कहा, अच्छा, आपको अब याद आ रहा है कि मारपीट कानून के खिलाफ है? अहान एक कदम आगे लेता रहा और सानिया एक कदम पीछे लेते रही। तभी ध्रुव उनके बीच में आ गया। आप आंटी को ऐसे डरा नहीं सकते, ध्रुव ने कांपती हुई आवाज में कहा। मां, अगर कोई सबसे ज्यादा डरा हुआ था तो वो ध्रुव था। अहान जैसे ही ध्रुव को बीच में से हटाने वाला था,
उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, प्रेसिडेंट यश आ गए, ध्रुव ने कहा। आहान पीछे मुड़ा और उसने यश को देखा। आहान उसको वहां देखकर यश को बहुत हैरानी हुई। ये अब मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? यश ने सोचा। प्रेसिडेंट यश, हम यहाँ हैं। ध्रुव खुशी में अपना हाथ हिलाने लगा। यश को देखकर पलक और सानिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने खुद को संभाला और यश को ग्रीट करने आगे आए, पर यश ने उन सबको इग्नोर किया और सीधा आहान के पास गया। यश मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? इतने टाइम बाद मिले। आहान ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। यश पहले तो कंफ्यूज हो गया, फिर उसे याद आया कि आहान ने अपने घर पर बताया था कि वो दोनों क्लासमेट्स हैं। मैं ठीक हूं, लॉन्ग टाइम, यश ने कहा और आहान से हाथ मिला दिया। सानिया और पलक के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सच में यश का दोस्त है। आहान, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यश ने पूछा। रेस्टोरेंट की हालत देखकर साफ बताया जा सकता था कि वहां कुछ गड़बड़ हुई थी। प्रेसिडेंट यश, आपका ये दोस्त सही नहीं है। इसने मुझे। आहान के बोलने से पहले सानिया ने बोलना शुरू किया। सानिया जान गई थी कि आहान और यश की दोस्ती कैसी थी, इसलिए उसे लगा कि अगर आहान ने पहले कुछ बोला तो फिर उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मैंने आपसे पूछा, यश ने सानिया की बात काटते हुए कहा। प्रेसिडेंट यश, मैं तो हूं, सानिया ने कहा। शराब, मुझे आपकी बात नहीं सुननी, यश ने कहा। सानिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यश उसके साथ ऐसा करेगा और इसे बिल्कुल भाग नहीं देगा। लिटिल गर्ल, आप बताओ क्या हुआ था? यश ने हिमानी से मुस्कुराते हुए पूछा। आहान हिमानी की साइड ले रहा था, इसलिए यश को भी पहले उससे ही पूछना सही लगा। हिमानी ने आहान की तरफ देखा। जब आहान ने इशारा किया कि वो यश को सब बता दे, तब हिमानी ने बोलना शुरू किया। सर, मैं सूप लेकर आ रही थी और ये मैडम अपनी चेयर से उठी। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और गलती से सूप इन पर गिर गया। ये झूठ बोल रही है, सानिया चिल्लाई। प्रेसिडेंट यश, मैं आपको सच बताती हूँ, वो इसने मुझ पर ना सूप जानबूझकर गिराया था। कल मेरे ड्राइवर ने इसकी माँ को बहुत मारा था और ये मुझसे इस बात का ही बदला लेना चाहती है, सानिया ने कहा। नहीं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हिमानी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? प्रेसिडेंट यश, यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, सानिया ने कहा। सानिया अपने आप को यश की नजरों में गिराना नहीं चाहती थी। उसे अपनी बात हर कीमत पर सही साबित करनी थी। यश ने जैसे ही वहां खड़े कस्टमर्स की तरफ देखा, उन्होंने बोलना शुरू ही किया। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अभी आई हूँ। ये साफ था कि उनमें से कोई भी इस मामले में फंसना नहीं चाहता था। ना आहान सिंपल लग रहा था और ना ही यश, इसलिए सबने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब यहाँ सिचुएशन बहुत अजीब हो रही थी। एक तरफ हिमानी अपना सच बता रही थी और सानिया अपना। बाकी कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। सानिया की बात भी सही हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही हिमानी की माँ को चोट पहुंचाई थी। वहीं हिमानी की बात भी झूठ नहीं लग रही थी। यश इस वक्त बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करे। तभी आहान ने कहा, यहाँ सीसीटीवी है, हम वो देख लेते हैं। हाँ, हमें उसी से सच पता चल जाएगा। यश ने सोचा कि उसके दिमाग में इतने टाइम से ये बातें क्यों नहीं आई थी। शायद वो अपने बॉस से मिल रहा था, इसलिए काफी पैनिक कर गया था। मैनेजर कहाँ है? उसे बुलाओ, यश ने पूछा। और मॉनिटर रूम में चलो, यश ने ऑर्डर दिया। सीसीटीवी देखने के बाद यश कैसे रिएक्ट करेगा? मैं यहाँ हूँ, मैनेजर ने गुस्से में कहा। इस वक्त उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स थे। सबने हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी थी, जिससे उनकी बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी। अपनी बेइज्जती से मैनेजर को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आहान से बदला लेना चाहता था। मैनेजर चलते हुए वहां आया और सीधे अपने बॉडीगार्ड से आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके हाथ पैर तोड़ दो। बॉडीगार्ड्स जैसे ही आगे बढ़े, यश चिल्लाया, भाई रुक जाओ। फिर उसने मैनेजर की तरफ देखा और कहा, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, यह मेरा दोस्त है। तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? मैनेजर ने कहा। जिस वक्त यश वहां आया था, मैनेजर अपने बॉडीगार्ड्स को फोन कर रहा था, इसलिए वो नहीं जानता था कि यश मेहरा कौन था। मेरा नाम यश मेहरा है, यश ने कहा। शौक की वजह से मैनेजर 2 कदम पीछे हो गया। यश मेहरा?
स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सीईओ यश मेहरा? मैनेजर ने कहा। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? यश ने कहा, नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजर ने कहा। उसके माथे पर इस वक्त पसीने की बूंदें थी। उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो यश को नाराज कर सके। मुझे मॉनिटर रूम में जाना है, यश ने कहा। सर सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैनेजर ने सोचा कि वो अपनी बर्ताव के लिए पहले यश से माफी मांग ले। जो करने को बोला है वो करो, माफी बाद में मांग लेना, यश ने रूखी आवाज में कहा। सर दरअसल बात यह है कि सीसीटीवी कुछ दिन पहले खराब हो गए थे, तो मॉनिटर रूम में जाकर भी हमें कोई एविडेंस नहीं मिल पाएगा, मैनेजर ने कहा। मैनेजर झूठ बोल रहा था। अगर वो यश को सीसीटीवी दिखा देता तो उसे साफ नजर आ जाता कि हिमानी ने कुछ जानबूझकर नहीं किया था। सानिया झूठ बोल रही थी और मैनेजर ने भी सानिया का ही साथ दिया था, इसलिए उसे फुटेज छुपाना ही ठीक लगा। खराब हो गया कैमरा? यश ने फिर असर्टिव टोन में पूछा। यश को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैनेजर झूठ बोल रहा है। हाँ सर, वो उनकी वायरिंग में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अभी तक रिपेयर नहीं हुए हैं, मैनेजर ने कहा। मैनेजर किसी भी कीमत पर उन्हें फुटेज नहीं दिखा सकता था। ये उसकी नौकरी और हिल स्टेज रेस्टोरेंट की रेपुटेशन का सवाल था। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, यश ने कहा। ऐसी बात नहीं है प्रेसिडेंट यश, मैनेजर ने कहा। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे फुटेज दिखाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यश ने गुस्से में कहा। सॉरी प्रेसिडेंट यश, मैं आपको फुटेज नहीं दिखा सकता। मॉनिटर रूम में सिर्फ हमारे डायरेक्टर जा सकते हैं, मैनेजर ने कहा। कॉल करो यहाँ के डायरेक्टर को, यश ने कहा। वो इस वक्त शिमला में नहीं है, जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी, मैनेजर ने कहा। तो तुमने सोच लिया है कि तुम्हें मेरे अगेंस्ट जाना है? यश ने कहा। प्रेसिडेंट यश, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके खिलाफ जाऊं, मैनेजर ने कहा। इस वक्त मैनेजर यश को एटीट्यूड नहीं दिखा रहा था, पर फिर भी उसके दिल में थोड़ा घमंड था। यश को वो नाराज कर सकता था क्योंकि हिल स्टेज रेस्टोरेंट का मालिक कोई बहुत बड़ा आदमी था। कार्तिक कोहली ने भी उन्हें एक बार यंग मास्टर कह के बुलाया था, इसलिए वो जानता था कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो वो यश से भी डील कर लेगा, पर अगर रेस्टोरेंट की रेपुटेशन पर आंच आई तो वो नहीं बच पाएगा। यश को मैनेजर के सवैये से गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। इस वक्त वो आहान की तरफ देखने लगा। अब वहां जो भी होगा वो आहान का फैसला ही होगा। इस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम क्या है? कौन है इसका मालिक? आहान ने पूछा। यश 1 मिनट के लिए शॉक हो गया। वो नहीं जानता था कि ये रेस्टोरेंट किसका है। जब आहान को यश से कोई जवाब नहीं मिला तब वो मैनेजर को देखने लगा। मैनेजर की आंखों में आहान के लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं थी। ऐसे क्यों कर रहे हो? ये रेस्टोरेंट जिसका है, तुम्हें उनके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये जिसका है, तुम उनसे पंगा नहीं ले सकते, मैनेजर ने पूछा। अच्छा, तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हो और मैं इस रेस्टोरेंट के मालिक को कुछ नहीं कह सकता, यश ने कहा। यश ने सोचा शिमला शहर छोटा है, इसका मालिक भले कोई भी हो, पर वो भी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का सीईओ था। रेसिडेंट यश, सॉरी मैं रूड बोल रहा हूं, पर आप भी उन्हें कुछ नहीं बोल सकते, मैनेजर ने कहा। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। सब यश का रुतबा और पोजीशन जानते थे, इसलिए मैनेजर का ये कहना कि हिल स्टेज रेस्टोरेंट के मालिक को वो कुछ नहीं बोल सकते सबको हैरान कर देने वाली बात लगी। यश स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का सीईओ और रायजादा परिवार का आदमी था, इसलिए उसकी इज्जत बहुत ज्यादा थी। यश को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मुझे जानना है कि आखिर इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है, यश ने कहा। यश ने अपना फोन निकाला और पता करने लगा कि वहां का मालिक कौन था। तभी आहान ने कहा, यश रहने दो, मुझे बताइए ये रेस्टोरेंट किसका है। आहान पहले श्योर नहीं था कि रेस्टोरेंट का मालिक कौन था, पर जब मैनेजर ने कहा कि यश उसे नाराज नहीं कर सकता था, तब आहान को यकीन हो गया कि वो जो सोच रहा है वही सच है। आहान तुम जानते हो, यश ने कहा। वो आहान को यंग मास्टर बुलाने ही वाला था, पर आहान का एक्सप्रेशन देखकर वो चुप हो गया। हाँ मुझे पता है, आहान ने कहा, और मैं ही नहीं उसे तुम भी जानते हो। मैं भी जानता हूं,
यश शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ आहान को देखने लगा। आहान ने इशारा किया, तब यश को समझ आया कि आहान किसकी बात कर रहा है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हिल से रेस्टोरेंट का मालिक पुलकित भंसाली है? आहान ने मैनेजर से कहा। इस वक्त रेस्टोरेंट के मालिक वही हैं, पर वो भी यहाँ किसी और के लिए काम कर रहे हैं। असलियत में इस रेस्टोरेंट का मालिक कोई और है, मैनेजर ने कहा। मैं उन्हें भी जानता हूं, आहान ने कहा। नामुमकिन, तुम जैसा फटीचर आदमी यहाँ के मालिक के बारे में सपने में भी नहीं जान सकता। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है, मैनेजर ने कहा। रेस्टोरेंट के असली मालिक के बारे में शिमला के गिने चुने लोगों को ही पता था। मैनेजर उसके बारे में इसलिए जानता था क्योंकि पुलकित उसका कजिन था और उसने उसे बताया था। कार्तिक कोहली भी उसे नहीं जानता था, तो आहान को पता होना तो नामुमकिन था। अगर तुमने बता दिया कि इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है, तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगूंगा, मैनेजर ने कहा। तुम अपनी बात याद तो रखोगे ना? आहान ने पूछा। हाँ, मैं अपनी जुबान का बहुत पक्का, अपनी बात से मुकरूंगा नहीं मैं, मैनेजर ने कहा। तुम अपने आप को बहुत हीरो समझते हो क्या? शौक है क्या तुम्हें? सानिया ने आहान को ताना मारते हुए कहा। आप जानती है ना इसे शो ऑफ करने का कितना शौक है। इसने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा इसके बारे में और हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, पलक ने कहा। आहान ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैनेजर को घूरते हुए कहा, दिल्ली। दिल्ली सुनते ही मैनेजर की आंखें जैसे बाहर आ गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आहान सच में उनको जानता हो? मैनेजर ने मन में सोचा। दिल्ली, क्या बात कर रहे हो तुम? मैनेजर ने कहा। इस रेस्टोरेंट का मालिक दिल्ली से है ना? आहान ने कहा। मेरी बात से पता नहीं चला तुम्हें? हाँ, वो दिल्ली से, पर कौन है? दिल्ली से बहुत लोग यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। अगर तुम दिल्ली शहर का नाम लेके मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम उनके बारे में जानते हो, तो ये बात काफी नहीं है, मैनेजर ने कहा। काफी नहीं है? आहान ने पूछा। ठीक है, आगे बताता हूं। इस रेस्टोरेंट के मालिक रायजादा फैमिली हैं, आहान ने कहा। मैनेजर जो अब तक शांत था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आहान सच में जानता था उस रेस्टोरेंट के मालिक के बारे में। मैनेजर के हिसाब से यह होना नामुमकिन था। बाकी सब भी हिल गए, मानो वहां कोई भूकंप आया हो। रायजादा फैमिली मतलब एशिया की सबसे बड़ी फैमिली, उन्हें कोई भी नाराज नहीं कर सकता था। सब कस्टमर्स के पैर कांपने लगे। शिमला के एक रेस्टोरेंट का मालिक रायजादास का होना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए मैनेजर ने कहा था कि प्रेसिडेंट यश भी उन्हें नाराज नहीं कर सकते थे, कस्टमर ने सोचा। यह बिल्कुल सच था कि रायजादा फैमिली को कोई भी ऑफेंड नहीं कर सकता था। वहां काफी देर सन्नाटा था। सन्नाटे को खत्म करते हुए आहान ने कहा, क्या बात है, अब तुम्हें कुछ कहना है? और मैनेजर को घूरने लगा। इसमें क्या कहना है? तुमने कहा कि वो दिल्ली से है, ये बात सही है, पर वो रायजादा फैमिली नहीं है, मैनेजर ने कहा। तो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। वहां मौजूद बाकी लोगों ने चैन की सांस ली। आहान को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। आहान जानता था कि वो सही था। जब आहान और विक्रम उसकी उत्तराधिकारी बनने के बाद मिले थे, तब विक्रम ने उसे लिस्ट दी थी जिसमें रायजादा फैमिली के सारे बिजनेस के बारे में लिखा था। उसमें एक नाम हिल सेज रेस्टोरेंट भी था। आहान गलत नहीं हो सकता था। अच्छा, रायजादा फैमिली में ही है? आहान ने फिर से पूछा। मैनेजर अपनी बात पर अड़ा रहा। वो आहान के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसे लगा था कि वो उससे झूठ बोल सकता है। वहां मौजूद कोई भी इसकी असलियत नहीं जानता था। कुछ लोगों को लग रहा था कि मैनेजर सच बोल रहा है, क्योंकि रायजादा फैमिली बहुत बड़ी थी और उनका ऐसा रेस्टोरेंट होना थोड़ा अजीब था। वहीं कुछ लोगों को आहान की बात सच लग रही थी, क्योंकि आहान ने जैसे ही रायजादा फैमिली का नाम लिया था, मैनेजर के चेहरे का रंग बदल गया था। तुम प्रेसिडेंट यश की दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और यहाँ से जाने दे रहा हूँ। अब ये बैन को लो और दफा हो जाओ यहाँ से, मैनेजर ने कहा। टिप में सानिया चिल्लाई, नहीं, ये ऐसे नहीं जा सकता यहाँ से। अगर ये चले गए तो मेरी ड्रेस के पैसे कौन देगा? मैं दूंगा। बताओ कितने की है तुम्हारी ये ड्रेस? मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर लाता हूँ। आप क्यों देंगे?
ये इसकी बहन ने किया है, यही देगा। सानिया ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। आहान की बहन मतलब मेरी बहन। टाइम वेस्ट मत करो और बताओ कितने की है तुम्हारी एड्रेस, यश ने कहा। यह सुनकर सानिया को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। आप नहीं फिर से बिनती आयश, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हल्का सा बैग है, मैं इसे वॉश कर लूंगी, सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटर, यश ने कहा। यश जानता था कि सानिया किसी भी कीमत पर यश से पैसे नहीं लेगी। सानिया ने अपनी बेवकूफी की वजह से स्प्रिंग कॉर्पोरेशन और ग्रैंड होराइजन ग्रुप की डील खो दी थी। सब कुछ सेटल हो जाने के बाद हिमानी ने आहान से कहा, भैया हम चलते हैं। अभी नहीं हिमानी, अभी कुछ हिसाब बाकी है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हिमानी आहान की बात सुनकर हैरान रह गई। सब सही हो गया था, उन्हें सानिया को पैसे नहीं देने पड़े और अब मैनेजर भी चुप हो गया था। फिर आहान कौन सा हिसाब पूरा करना चाहता था? तुम क्या चाहते हो? मैनेजर ने पूछा। यश की वजह से वो उन्हें छोड़ रहा था, फिर भी आहान उन्हें एटीट्यूड दिखा रहा था। कुछ नहीं, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, सच बताओ उस रेस्टोरेंट का असली मालिक कौन है? आहान ने कहा। मैनेजर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और इससे पहले वो कुछ बोल पाता, आहान ने सानिया से कहा, और तुम हिमानी से माफी मांगो अभी। आहान का ऑरा अब बदल गया था। सबको बहुत अजीब महसूस हो रहा था। क्या क्या सच बताऊं? जो सच है मैंने बता दिया। तुमने मुझे धक्का मारा, फिर भी मैं तुम्हें क्या? मैनेजर ने कहा। तुम्हारी हरकत ही वैसी थी, समझे? तुमने अपने एम्प्लॉय के साथ ये गुस्ताखी की, फिर मुझसे भी पंगा लिया और अब सीसीटीवी दिखने को कहा, तब भी तुम नहीं मारे। सिर्फ धक्का नहीं, मुझे तुम्हें थप्पड़ भी मारना चाहिए था, समझे? आन ने गुस्से में कहा। सबके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। और तुम अपनी गलती ही मान रही थी और इसे किसी और पर डाल रही थी। ऊपर से इस मामूली ड्रेस के लिए सबको परेशान कर रखा था। आहान ने सानिया से कहा। सानिया को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरी गलती थी? सबूत चाहिए तुम्हें? रुको, आहान ने कहा और अपना फोन निकाला। उसने विक्रम को कॉल किया और उससे पूछा, हिल स्टेज रेस्टोरेंट इस वक्त कौन देख रहा है? पुलकित भंसाली। पर आहान बात क्या है? विक्रम ने कहा। उसे वो लोग 15 मिनट में यहां पहुंचे, आहान ने कहा और फोन रख दिया। उधर विक्रम परेशान हो गया कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था जो आहान इतने गुस्से में था। आहान को देखकर कल्पना उसके पास आ गई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने आहान से पूछा, क्या बात है, तुम मुझे मॉम नहीं बुलाओगे? कल्पना रायजादा बुलाओगे? ये सब आपने किया है ना? आहान ने पूछा। आहान अब तक सोच रहा था कि शनाया अपने फैसले को लेकर इतनी पक्की क्यों थी, पर अब कल्पना को शिमला में देखकर उसे सब समझ आ रहा था। इतना तो उसे विश्वास था कि ये सब कनक और हिमानी की वजह से नहीं हुआ था। मैंने क्या किया? कल्पना ने चिढ़ाते हुए पूछा। आप शनाया से मिली थे ना? आहान ने अपना गुस्सा शांत करते हुए पूछा। हाँ, मैं परसों ही शनाया से मिली थी। मैंने ही उसे तुम्हें डिवोर्स देने के लिए कहा था, कल्पना ने कहा। इस बार कल्पना ने ये बात नहीं छुपाई और आहान को सच बता दिया। आपने ऐसा क्यों किया? आहान ने गुस्से में पूछा। इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कल्पना ने कहा। मैं बस देखना चाहती थी कि वो लड़की तुमसे कितना प्यार करती है। मानना पड़ेगा, उसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा। बस कल्पना, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे और शनाया के रिश्ते में दखल दें, आहान ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा। अब तो मैंने दखल दे दी, अब तुम क्या कर लोगे? कल्पना ने रूखी आवाज में कहा। आहान ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। इतने सालों में कल्पना ने उसे और उसकी माँ को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। जहां बाकी सब दोनों को बहुत परेशान करते थे, वहीं कल्पना उनका साथ देती थी, जबकि उन्हें उन दोनों से सबसे ज्यादा नफरत होनी चाहिए थी। इस वजह से आहान ने उनसे कभी भी नफरत नहीं की। दोनों का रिश्ता बहुत ही न्यूट्रल था, पर वो भी कल्पना रायजादा थी। उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो कोई नहीं जानता था। जब आहान ने कुछ नहीं कहा, तब कल्पना ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। आज नहीं तो कल शनाया तुम पर बोझ बन जाती। आपको उससे क्या लेना देना है?
आहान ने कहा। पहले लेना देना नहीं था, पर अब है। कल्पना ने कहा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आहान ने कहा। जब तुम सब जानते हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ, कल्पना ने कहा। आहान इस बात से सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल्पना क्या कह रही है। मैं नहीं जानता, आहान ने कहा। मैं बात गोल नहीं घुमाऊंगी। तुम आलोक रायजादा से बदला लेने में मेरी मदद करो। मैं शनाया को प्रोटेक्ट करूंगी। तुम्हें डील मंजूर है? कल्पना ने कहा। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आहान ने कहा। आहान श्योर नहीं था कि कल्पना उसके बारे में कुछ जानती थी या बस ऐसे ही हवा में तीर चलाया। आहान, तुम बाकियों से कुछ भी छुपा सकते हो, पर मुझसे नहीं। मैं जानती हूँ कि 3 महीने पहले तुमने मार्शल आर्ट के सारे लेवल पार कर लिए हैं और अब तुम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हो। अगर सबको ये पता चल गया कि एक 26 साल का लड़का मार्शल आर्ट मास्टर है तो फिर क्या होगा? कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान का दिल बैठ गया। कल्पना आहान के बारे में सब जानती थी। उन्हें पता था कि आहान एक्सपर्ट कब बना था। इसका मतलब ये था कि उन्होंने कभी भी उस पर नजर रखना बंद नहीं किया था। पहले उसे लगा था कि सिर्फ आदित्य को ही उसके बारे में पता था, पर अब कल्पना भी जानती थी। देखो, मुझे ना तुम्हारा वक्त बर्बाद करना है, ना ही मेरा। तुम जानते हो कि मेरे बेटे की मौत कैसे हुई थी? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उस आलोक रायजादा के परिवार को खत्म कर दो, कल्पना ने कहा। कल्पना की आंखों में आलोक के लिए नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। आहान शांत था। वो नहीं जानता था कि ये बात कल्पना इतनी आसानी से बोल देगी। तुम मेरे लिए आलोक को संभालो, मैं शनाया को प्रोटेक्ट करूंगी। बस तुम उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो, कल्पना ने कहा। कल्पना जानती थी कि आहान बेवकूफ नहीं है, वो उसकी बात जरूर समझेगा। आप इतना सब कुछ जानती हैं तो आपको यह भी पता होगा कि आलोक रायजादा का मार्शल आर्ट की दुनिया में क्या स्टेटस है। आहान ने लंबी सांस लेते हुए कहा। इस वक्त आहान के पास कल्पना की बातों को सच मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आलोक रायजादा इस वक्त मार्शल आर्ट में सबसे बड़ा नाम था। आहान ने यह तक सुना था कि वो बहुत जल्दी ग्रैंड मास्टर बनने वाला है। आलोक से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पूरी दुनिया में कोई नहीं था। क्या हुआ, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? कल्पना ने कहा। आहान ने कुछ नहीं कहा। बात सिर्फ ये नहीं थी कि उसमें आलोक को मारने का कॉन्फिडेंस है या नहीं, बात यह भी थी कि आलोक के साथ रायजादा परिवार था। वो आलोक को ऐसे ही मरते हुए तो नहीं देखने वाले थे। आलोक के साथ उसे पूरी रायजादा फैमिली से डील करने की ताकत चाहिए थी। आहान, तुमने अनन्या के साथ जो किया, उसके बाद आलोक तुम्हें ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। वो तुमसे बदला जरूर लेगा और तुमसे बदला लेने के लिए वो शनाया का इस्तेमाल करेगा। सब जानते हैं कि शनाया तुम्हारी इकलौती और सबसे बड़ी कमजोरी है, कल्पना ने कहा। आहान अभी भी चुप था। कल्पना की बात बिल्कुल सच थी। शनाया के अलावा आहान की कोई और कमजोरी ही नहीं थी। शनाया के लिए उसने विकी, रॉकी, सनी और कनक के साथ हाथ मिलाया था। उसने अब तक जो भी किया था शनाया को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, पर रायजादा परिवार के सामने ये सब एक मजाक था। वो एक ही बार में पूरे शिमला को खत्म कर सकते हैं। उनकी पावर के आगे किसी की पावर की कोई वैल्यू नहीं थी। शनाया को मुझे संभालने दो। उसके बाद तुम्हें शनाया की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कल्पना ने कहा। आहान अपने दिमाग में सब कुछ कैलकुलेट कर रहा था। इस वक्त शनाया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत थी। यह भी सच था कि आहान शनाया की वजह से ही 3 सालों से शिमला में अटका हुआ था। अब कल्पना इसे तोड़ना चाहती थी। ऐसा हो जाने पर आहान को कुछ भी करने का और कहीं भी जाने का मौका मिल सकता था। और अगर कल्पना शनाया को प्रोटेक्ट करे तो आहान अपनी पावर्स पर ध्यान दे सकता था। ठीक है, आहान ने बहुत सोच समझकर कहा। ये बात सुनकर कल्पना का एक्सप्रेशन लेस चेहरा खिल गया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, आई होप फॉर अ प्लीजेंट कॉपरेशन। आहान ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने रूखी आवाज में कहा, शनाया का अच्छे से ध्यान रखना। अगर उसे हल्की सी भी खरोंच आई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। कल्पना को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो आहान से इतना बात कर रही थी आराम से,
और आहान उससे इतनी रूखी आवाज में बात कर रहा था। पर फिर उसने बात को इग्नोर किया और मुस्कुराते हुए कहा, शनाया 2 दिन बाद मनाली चली जाएगी। मनाली मेरा एरिया है, वहां उसका कोई बाल बीमा का नहीं कर पाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। गुड, आहान ने कहा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। इस वक्त आहान और कल्पना एक दूसरे की जरूरत थे। उनका दुश्मन एक ही था, आलोक रायजादा। कल्पना को आहान की ताकत और स्किल्स पर भरोसा था, वहीं आहान को कल्पना के पावर पर भरोसा था। कल्पना अकेली आलोक से बदला नहीं ले सकती थी और आहान के लिए अकेले शनाया को प्रोटेक्ट करना मुश्किल था। इस वक्त दोनों के पास एक दूसरे की मदद और एक दूसरे पर भरोसा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब तक कल्पना शनाया के साथ थी, आहान को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपना सारा ध्यान आलोक से इस डील में लगा सकता था, पर फिर भी आहान को संभल कर रहना था। कल्पना रायजादा के दिमाग कैसे चलता है ये कोई नहीं जानता था। आहान स्प्रिंग कॉर्पोरेशन पहुंचा। वहां उसके पास यामिनी का कॉल आया। कल सुबह 8 बजे फैमिली कोर्ट पहुंच जाना, अपना आईडी लेकर आना, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे, यामिनी ने कहा। आहान ने उनकी बात सुनी पर कुछ भी जवाब दिए बगैर फोन रख दिया। वो अपने बेड पर लेटकर शनाया के साथ बिताए 3 साल के बारे में सोचने लगा। आहान को डिवोर्स के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने कभी भी खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। उधर शनाया भी अपने कमरे में रो रही थी। उसने आहान से डिवोर्स लेने का फैसला सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। अगर बात आहान की सेफ्टी की नहीं होती तो वो इसके लिए कभी नहीं मानती। दोनों की रात बहुत दर्द में गुजरी। सुबह आहान समय पर कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में लंबी लाइन थी। शनाया, शेखर और यामिनी आहान का गेट के पास इंतजार कर रहे थे। शनाया ने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना हुआ था, पर उसका चेहरा बहुत ही थका हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोई नहीं थी। शेखर भी बहुत उदास और थका हुआ लग रहा था। बस एक यामिनी थी जो खुश थी। जब उसने आहान को देखा तब उसने अपना हाथ उठाकर उसे अपने पास बुला लिया। उन्हें देखकर आहान ने एक गहरी सांस ली और चलने लगा। उसने शनाया को देखा जो अपना मुंह फेर कर खड़ी थी। तुम अपना आईडी कार्ड लाए हो? डिवोर्स फाइल करने के लिए प्रूफ चाहिए, यामिनी ने कहा। लाया, आहान ने जवाब दिया। चलो फिर अंदर चलते हैं, शेखर ने बहुत धीरे से कहा। वो जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने रात को शनाया को समझाने की कोशिश की थी, पर शनाया उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। शेखर भी उसको इतना अड़ा हुआ देखकर हैरान था। डिवोर्स प्रोसेस में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सारी फॉर्मेलिटीज जल्दी पूरी होगी। आहान ने सोचा कि वो डिवोर्स को कामली हैंडल कर लेगा, पर जब उसने डिवोर्स सर्टिफिकेट देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया था। शनाया के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। उसके नाजुक शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। फाइनली डिवोर्स हो गया। हमारे शनाया की किस्मत इतनी अच्छी है कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। हमें बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़े। यामिनी, शेखर ने गुस्से में कहा। आहान, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा और शनाया का अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों के रास्ते अलग हैं। अब से तुम दोनों एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे। आज की बात शनाया के रास्ते में मत आना, यामिनी ने कहा। आहान ने यामिनी की एक भी बात नहीं सुनी, बस शनाया को देखता रहा। शनाया आहान से नजरें चुरा रही थी। 1 महीने के अंदर मैं शनाया की शादी करवाऊंगी और इस बार इसकी शादी बहुत बड़े परिवार में होगी जो तुमसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा होगा और शनाया के लायक होगा। तुम्हारे साथ मेरी बेटी के 3 साल बर्बाद हो गए। यामिनी अपनी बात बोलती रही। चुप रहो, शेखर ने चिल्लाकर कहा। यामिनी शांत हो गई, पर फिर उसने बोलना शुरू किया। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? आज इतना खुशी का दिन है, यामिनी ने कहा। खुशी का दिन? शेखर ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसका मन कर रहा था कि वो यामिनी को एक थप्पड़ मार दे। हाँ, आज मेरी बेटी आजाद हो गई है। 3 साल से यूजलेस की वजह से शनाया को कितना कुछ सहना पड़ा। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब शनाया को तकलीफ ना हुई हो। आज इनके तलाक से शनाया फ्री हो गई है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, यामिनी ने कहा। इससे पहले शिखर कुछ कह पाता आहान ने कहा। पापा, ये सही बोल रही हैं।
शनाया ने मेरे साथ सिर्फ दुख देखे, मैं इसे कोई खुशी नहीं दे पाया। सॉरी शनाया, सॉरी पापा। आहान ऐसा मत कहो, तुमने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे हमें तकलीफ हुई हो। तुमने हमेशा शनाया को खुशी दी है बेटा। मैं जानता हूँ कि डिवोर्स लेने की तुम्हारी अपनी वजह होगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ तुम्हें इतना विश्वास दिला सकता, जब तक मैं हूँ गिल परिवार तुम्हारा है। तुम जब चाहो तब वहाँ आ सकते हो। भले ही तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, पर गिल परिवार हाउस के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले पाएगा। शेखर ने कहा। शेखर ये सारी बातें बहुत दिल से बोल रहा था। मैं आपसे मिलने आते रहूंगा, आहान ने कहा। यामिनी ने रूखी आवाज में शनाया से कहा, शनाया तुम मेरे साथ चलो। शनाया ने अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट पर्स में डाला और यामिनी के साथ जाने लगी। शनाया, एक मिनट को। आहान अब शनाया से क्या कहना चाहता था। जब आहान और हिमानी हॉस्पिटल पहुंचे तब शेखर, यामिनी और शनाया हॉस्पिटल के गेट पर ही थे। हिमानी को आहान की गोद में देखकर यामिनी को बहुत गुस्सा आया। शेखर के एक्सप्रेशन भी कुछ खास नहीं थे और शनाया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आहान, यामिनी ने चिल्लाते हुए कहा। आहान का मुंह बन गया। वो पहले हिमानी का चेकअप करवाना चाहता था, पर यामिनी की आवाज सुनकर उसे रुकना पड़ा। यामिनी अपने पैर पटकती हुई आहान के सामने आई। अब ये नई लड़की कौन है? यामिनी ने पूछा। इसका नाम हिमानी है, आहान ने कहा। अभी तक तो उस कनक का सच तुमने बताया नहीं और अब ये हिमानी और आ गई, यामिनी ने कहा। तुम आखिर चाहते क्या हो? शनाया को क्यों चीट कर रहे हो तुम? यामिनी को समय तिलमिलाने लगी। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में, आहान ने कहा। तुम हमें पागल समझ रखे हो क्या? हैं? ये तुम्हारी बाहों में है और तुम कह रहे हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, यामिनी ने कहा। यामिनी और आहान की बातें सुनकर हिमानी की आंखें खुली। वो समझ गई थी कि उसकी वजह से वहां कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वो तुरंत आहान की गोद में उतर गई। आंटी, मैं भैया से कल ही मिली थी, उन्होंने मेरी जान बचाई थी, हिमानी ने समझाने की कोशिश की। यामिनी ने हिमानी की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे एक थप्पड़ मारा। भैया, तुम इसे भैया बोल रही हो? ये दिखावा किसी और के सामने करना, तुम्हें पता नहीं है कि ये शादीशुदा है। इसके लिए क्या बदतमीजी है? चुप रहो तुम। अगर तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? यामिनी ने कहा। हिमानी समझ गई थी कि ये औरत आहान की सांस थी। जो दूर खूबसूरत लड़की खड़ी थी वो आहान की पत्नी थी। आंटी, हिमानी ने कहा। मुझे आंटी मत बुलाओ, यामिनी ने हिमानी की बात काटते हुए कहा। उसने फिर से हिमानी पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर इस बार आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस, इसमें हिमानी की कोई गलती नहीं है, उसे ऐसे बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है, आहान ने कहा। शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हुए? यहाँ सबकी आंखें हैं, सबको सच दिखाई दे रहा है, यामिनी ने कहा। मिसेस गिल, बिना वजह प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, आहान ने कहा। मैं बिना वजह प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ? तुम खुद ही एक प्रॉब्लम हो। तुम ही शनाया का ध्यान नहीं रखते हो और अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर कर रहे हो, यामिनी ने कहा। मैं कह रहा हूं ना, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, आहान ने कहा। आहान, ये सब क्या चल रहा है? मुझे सब सच बताओ, शेखर ने पूछा। शेखर के चेहरे पर अजीब से भाव थे। कनक के बारे में वो ज्यादा नहीं जानता था, पर हिमानी उसके सामने थी, इसलिए उसने सवाल किया। पापा, दरअसल बात है कि कल जब मैं हॉस्पिटल में जा रहा था तब आहान ने शेखर को पूरी बात अच्छे से समझाई और हिमानी और सुमित्रा उसे कैसे मिले थे, कैसे उसने उन दोनों को सानिया से बचाया था, ये सब भी बताया। शेखर के लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, पर यामिनी को गुस्सा आ गया। उसने आहान से कहा, तो इस लड़के के लिए तुमने अपनी मासी की कार डैमेज कर दी, फिर भी बोल रहे हो कि तुम्हारे बीच में और इसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है? सानिया की कार इसलिए डैमेज हुई क्योंकि वो ये डिजर्व करती थी, आहान ने कहा। इसमें मेरे और हिमानी के रिश्ते के बीच में लाने की बात कैसे आ गई हैं? आहान ने कहा। ये कैसी बदतमीजी से बात कर रहा है? आज इस लड़की के लिए इसने सानिया की कार तोड़ दी, कल पता नहीं हमारे परिवार को मार दे इस लड़की के लिए, यामिनी ने शेखर की तरफ देखते हुए कहा। यामिनी, ये क्या बोल रही हो? चलो जाकर घर पे जाकर बात करते हैं, शेखर ने कहा। शेखर हॉस्पिटल में अपने परिवार का तमाशा नहीं बनवाना चाहता था। वहां सभी लोग उन्हें घूर रहे थे। हरगिज नहीं, जब तक ये मामला निपट नहीं जाता कोई भी घर नहीं जाएगा, यामिनी ने कहा। यामिनी ने मन बना लिया था कि वो आहान की इंसल्ट करके रहेगी।
मामला कुछ है ही नहीं तो फिर कैसे निपटेगा? आहान ने कहा। सच सच बता, और कितनी लड़कियां हैं? यामिनी ने कहा, घर चलते हैं। इस बार ये बात शनाया ने बोली थी। बहुत देर से सब देख और सुन रहे थे। अपने पिता की तरह उसे भी लग रहा था कि यहाँ तमाशा करना सही नहीं है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आज जो भी बात है यहीं पर होगी, यामिनी ने कहा। और शनाया, तुम अब भी अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठी हो? अब तो बात को समझो, यामिनी ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। आप क्या सफाई चाहती हैं मुझसे? सफाई क्या है? जो सच है वो बताओ और अपनी इन हरकतों के लिए शनाया से माफी मांगो, तभी हम घर जाएंगे। कनक और हिमानी मेरी दोस्त है। हिमानी को तो मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ, यही सच है। करना है तो कीजिए विश्वास, वरना मत कीजिए, आहान ने कहा। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रही हूँ। तुम शेखर और शनाया को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, आहान ने इरिटेट होते हुए कहा। तो अगर तुमने शनाया से माफी नहीं मांगी तो तुम गिल फैमिली के कभी कदम नहीं रख पाओगे अंदर। हम कल ही फैमिली कोर्ट जाएंगे और डिवोर्स फाइल करेंगे, यामिनी ने कहा। ठीक है। ये जवाब सुनकर सब हैरान थे। जिसने ये कहा था वो आहान नहीं बल्कि शनाया थी। शनाया, क्या कहा तुमने? ठीक है, मुझे मेरे और आहान का तलाक मंजूर है। हम कल ही जाएंगे और डिवोर्स फाइल करेंगे, शनाया ने कहा। यह सुनकर आहान, शेखर और यामिनी तीनों हैरान और परेशान हो गए थे। शनाया, तुम मजाक कर रही हो ना? यामिनी ने पूछा। माम, मैं मजाक नहीं कर रही। आप यही चाहती थी ना? अब तो खुश हो जाइए, मैं आपकी बात मान गई। शनाया, बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही, मैं जो कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ, शनाया ने कहा। फिर उसने आहान से कहा, आहान, हम कल ही डिवोर्स फाइल करेंगे। क्यों? आहान ने पूछा। आहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि शनाया ऐसी बात कर रही थी। क्यों? क्या? कोई जवाब नहीं। हम डिवोर्स ले रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। मैं इन सबसे बहुत थक गई हूं, शनाया ने लंबी सांस लेते हुए कहा। आहान का दिल बैठ गया। शनाया की टोन से साफ पता चल रहा था कि इस बार वो बहुत सीरियस थी। वो सच में डिवोर्स चाहती थी। शनाया, हम घर चलते हैं और आराम से बात करते हैं। हाँ? बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, शनाया ने कहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शनाया, बी प्रैक्टिकल, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल 3 साल तुमने निकाल दिए। अब जब सब सही होने जा रहा है तुम्हें डिवोर्स चाहिए? ये कैसी बेवकूफी है बेटा, शेखर ने कहा। हाँ शनाया, मेरी बातों को तुम्हें सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, यामिनी ने कहा। यामिनी भी नहीं चाहती थी कि वो आहान से डिवोर्स ले। मॉम, डैड, प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मेरा और आहान का कोई मैच ही नहीं है। हम दोनों बहुत अलग हैं। 3 साल पहले हमारी शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। अब मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ, शनाया ने कहा। उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। शनाया जितनी शांत थी उससे आहान को डर लग रहा था। यह पहली बार था जब आहान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। शनाया, प्लीज ऐसे मत बोलो, प्लीज, आहान ने कहा। सॉरी आहान, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, शनाया ने कहा। आंसू बिल्कुल उसकी आंखों में थे, इसलिए उसने किसी से नजर नहीं मिलाई और मुंह मोड़कर जाने लगी। शनाया बेटा रुको, शेखर ने रोका। यामिनी भी घबरा गई। मुझे देख क्या रहे हो शनाया, के पीछे जाओ, यामिनी ने कहा। भैया जाइए, उन्हें रोकिए, हिमानी ने कहा। हिमानी इतना घबरा गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका कोई फायदा नहीं होगा, शनाया नहीं मानेगी, आहान ने कहा। वो शनाया को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे पता था कि शनाया ने यह फैसला किसी दबाव की वजह से ही लिया है। आहान, तुम सच में शनाया से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो? शेखर ने कहा। हाँ। सॉरी पापा, सॉरी, आहान ने कहा। शेखर अब इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता था। जब दोनों ने फैसला ले ही लिया था तो फिर उसके बीच में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। शनाया का फैसला कनक या हिमानी की वजह से नहीं था। उसका इतना बड़ा फैसला लेने का कारण बहुत बड़ा था। तो किसी काम के नहीं हो। यामिनी 3 साल से चाहती थी कि दोनों में तलाक हो जाए, पर अब जब शनाया मान गई थी तब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तुम ये क्या बोल रही हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम शनाया को उकसाती और ना वो इतना बड़ा फैसला लेती।
तुम अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती हो। पता नहीं कैसी माँ हो तुम। शेखर ने यामिनी पर अपना गुस्सा उतारा। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, शनाया को चीट कर रहा था, उसने देख लिया और डिवोर्स करने का फैसला ले लिया। यामिनी ने कहा, अगर तुम बार बार डिवोर्स के बारे में नहीं बोलती तो वो ये फैसला कभी नहीं लेती। शेखर ने कहा, भैया आप प्लीज चाहिए उन्हें मनाइए, मैं उन्हें समझाती हूँ, पर आप प्लीज उन्हें जाने मत दीजिए। हिमानी ने कहा, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे आपकी मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी। हिमानी रोने लगी। हिमानी तुम ज्यादा मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। आहान ने कहा, गलती इसकी नहीं तुम्हारी है, तुम गलत हो, तुमने इसे सच नहीं बताया होगा। यामिनी फिर से आहान को कोसने लगी। आहान का इस वक्त दिल टूट चुका था, उसे यामिनी की बातों पर रिएक्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो इस वक्त सिर्फ शनाया के बारे में सोच रहा था। आहान ने सबको इग्नोर किया और वहां से जाने लगा। हिमानी उसके पीछे भागी और उसका हाथ पकड़ लिया। आहान भैया सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है, काश मैं आपकी कोई मदद कर पाती। हिमानी, मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। शनाया का मुझसे डिवोर्स लेने का कारण कुछ और है, इसलिए तुम्हें फील करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आहान ने कहा, पर हिमानी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। आहान ने कहा। हिमानी ने आहान की बात नहीं डाली और उसका हाथ छोड़ दिया। आहान फिर से चलने लगा। वो सड़क पर बिल्कुल एमलेसली चल रहा था। उसके दिमाग में सब कुछ एक मूवी की तरह फ्लैशबैक होने लगा। आहान ने जब शनाया को पहली बार देखा था तब वो खून में सना हुआ था। शेखर उसे अपने घर में लेकर आ गया था। यामिनी आहान की मदद नहीं करना चाहती थी, पर शनाया की बहुत समझाने के बाद वो मान गई। शनाया का काइंड नेचर ही उसे सबसे ज्यादा सबसे पहले पसंद आया। फिर कुछ वक्त बाद शेखर के कहने पर उनकी शादी भी हो गई थी। आहान रायजादा परिवार से बिल्कुल अलग हो गया था और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। उसने किसी से भी अपनी असलियत के बारे में नहीं बताया था। वो गिल फैमिली के ताने भी सहन करता था। वो नहीं चाहता था कि रायजादा फैमिली को उसके बारे में कुछ पता चले, और ना ही वो ये चाहता था कि गिल फैमिली उसके बारे में जाने। वो चुपचाप मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लगा ताकि वो एक एक्सपर्ट बन सके। सब उसे नीचा देखते थे, पर एक शनाया ही थी जो हर वक्त उसका साथ देती थी। आहान शनाया के लिए कुछ करना चाहता था। अगर उसकी जिंदगी में शनाया नहीं होती तो शायद वो बहुत पहले ही हार मान चुका होता। आज वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट सिर्फ शनाया की वजह से ही बना था। शनाया उसकी उम्मीद थी, वो शनाया का एहसानमंद था। वो और शनाया खूबसूरत जिंदगी जी सकते थे, पर उनके दुश्मनों की वजह से ऐसा होना नामुमकिन था। आहान इस वक्त बहुत उलझन में था। आहान पेड़ के नीचे आकर रुक गया। इस वक्त वहां एक गाड़ी आकर रुकी। कार से दो लंबी औरतें निकली और वो कार के सामने आकर खड़ी हो गई। कल्पना रायजादा, आहान ने कहा। अब आहान को सब कुछ समझ में आ रहा था। शनाया का फैसला कल्पना की वजह से ही था। क्या कल्पना से मिलने के बाद आहान शनाया के डिवोर्स लेने के फैसले को बदल पाएगा? तो आगे क्या होगा गाइस, तो आगे जो भी होगा वो तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, जो कि आ रहा है बिल्कुल थोड़ी देर में अपलोड होगा। तो जैसे उसकी एडिटिंग खत्म होती है अपलोड हो जाएगा। तो गाइस आगे जो चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। मज़ा आएगा देखकर कि स्टोरी में आखिर चल क्या रहा है, और नेक्स्ट लेवल जा रही है स्टोरी, और मज़ा आएगा आपको देखकर कि स्टोरी कुछ इस लेवल पे भी बनाई जा सकती है। आई डोंट नो कि वो चीज़ें क्या होंगी, बट स्टोरी कतई नेक्स्ट लेवल होगी और मज़ा आएगा आपको देखकर। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बहुत मज़ा आने वाला आगे स्टोरी में, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि मज़ा आ जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।